नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतनु गुप्ता सर। और आज थोड़ा सा लेट हो गया सर, नेशनल बुक ट्रस्ट में एक सेशन देने गए हुए थे। इट वाज सपोज टू बी लिटिल अर्ली, बट मजा इतना आ रहा था कि कंटिन्यूअस फोन पे लगे हुए थे। लोकसभा में अच्छा एक और बढ़ गया नंबर, अच्छा एक और नंबर बढ़ गया। मतलब मैं सॉरी सॉरी, मैं खुद अपनी कुर्सी से कूद रही हूँ। आज जो हो रहा है टीएमसी के साथ में, इंडिया अलायंस भिंडी अलायंस की मीटिंग तो हम लास्ट में कवर करेंगे सेकेंड हाफ में। बट फर्स्ट हाफ में लोकसभा में एक नंबर जो बढ़ता जा रहा है और बहुत बड़ा खेला हो रहा है पूरे के पूरे पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा इंक्लूडेड। सर उस पर बात करते हैं। बड़ा मजेदार सिचुएशन हो रहा है अभी। ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक साल भी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। आपको पता है, राहुल गांधी कुछ कुछ लेके आते हैं ना, नया नया, जिसके पीछे लॉजिक की तो मतलब ना तो उनके आसपास के पत्रकार पूछते हैं ना उसमें लॉजिक होता है। इसीलिए उनको कोई पप्पू कहता है तो वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बात में कैसे मतलब या तो कोई लॉजिक हो ना कि भाई आपको नीतीश कुमार से कुछ फीलर आ रहा हो, चंद्रबाबू नायडू से कुछ फीलर आ रहा हो, लेकिन रैंडमली कि एक साल भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी और सरकार चली जाएगी। लेकिन अब देखिए, राहुल गांधी ने कहा ये हो क्या रहा है, उसका उल्टा मतलब वो और उनको समर्थन बढ़ता जा रहा है लोकसभा में। है ना, जो हमने देखा। देखिए, हमने अभी सुनना शुरू करा था जैसे ही बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ। हमने कई बार बात करी कि जो टीएमसी जो पूरी पार्टी थी वो एक इंसेंटिव बेस्ड थी कि तुम मुझे कट मनी दो, मैं तुम्हें सत्ता दूंगी। अब तो कट मनी और सत्ता का खेल था। जैसी सत्ता गई, कट मनी गई, तो उनका कोई एमपी रहने का उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। और खासकर जो ऐसे लोग थे जो 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 टीएमसी में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन वही उनके पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी उस समय तक, है ना। टीएमसी वाज द ऑलमोस्ट द ओनली पार्टी ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल ना। बाकी तो कुछ जो लेफ्ट है, जो कांग्रेस है, हाशिए पे आ गई थी। भाजपा ने धीरे धीरे अपोजिशन बनना शुरू करा, उसके बाद वो सत्ताधारी पार्टी हो गई। तो अब जो एक्सोडस होगा वो टीएमसी के साथ नहीं रहेगा। टीएमसी सबसे बड़ा एक्सोडस होगा और नीचे एक एआईडीएम के एक्सोडस हो रहा है जो विजय की पार्टी से मिल रहा है। ये दो बड़े एक्सोडस हो रहे हैं भारत में इस समय ना। आपने देखा होगा एडीएमके के 10-10 20-20 एमएलए बोल के विजय की पार्टी में शिफ्ट होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको वो अपना एक स्पेस दिख रहा है, पॉलिटिकल स्पेस। सेम बंगाल में वो बीजेपी के पास आते जा रहे हैं। इन सब में अभी एग्जैक्टली कितने लोग आए हैं, रूल्स क्या होंगे, वो हमें टाइम के साथ पता लगेगा। सबको एंटी डिफेक्शन रूल्स पता है। पहले वो 1/3 हुआ करता था, वो 2/3 हो चुका है। पहले हरियाणा के समय एक कहा जाता था, एक फ्रेज था, आया राम गया राम, मतलब आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। तो अब वो 2/3 का रूल है, एंटी डिफेक्शन का रूल है वो। तो हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि वो किस किस क्या कह के छोड़ रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं, उन पर एंटी डिफेक्शन लगेगा नहीं लगेगा। वो राज्यसभा के हैं, पार्टी उनको निकालती है नहीं निकालती, पार्टी मतलब जो उनकी होस्ट पार्टी है। फिर ये भी रहेगा पार्टी किसके पास है, ये भी क्वेश्चन आएगा ना। हमने हमने देखा है दो बड़ी पार्टियां, एनसीपी, बड़ी तो पार्टियां नहीं कहूंगा, मतलब रीजनली बड़ी, महाराष्ट्र में बड़ी, एनसीपी और शिवसेना, जो उसके सो कॉल्ड ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनके पास नहीं है वो, है ना। तो जो ठाकरे परिवार है सोटू से, उससे शिवसेना जा चुकी है, और जो शरद पवार के हाथ से एनसीपी जा चुकी है। तो मतलब कहूँ तो बीजेपी के कार्यकाल में तीन पार्टीज एकदम निस्तो नाबूद हो गए। शरद पवार की पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, मतलब शिवसेना अब वो अलग ही पूरी हाईजैक हो चुकी, सिमिलरली उधर, और अब ये तीसरी पार्टी टीएमसी पार्टी। तीसरी ये पार्टी है। देखिए, इसका एक रीजन भी होता है। इसका रीजन होता है कि जब आप अपने सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको एनफ पॉलिटिकल स्पेस नहीं देते हैं, उनको जो उनका जो जो पॉलिटिकल वजूद है उसके अकॉर्डिंग पद नहीं देते हैं, या तो वो पार्टी छोड़ के चला जाता है, और वो इतना बड़ा होता है तो पार्टी बना लेता है, राइट। और ये कांग्रेस में तो गायत्री जी वर्टिकल स्प्लिट्स की मतलब कहानी है। बल्कि जितनी रीजनल पार्टी हुई है उसमें से अधिकतर कांग्रेस के वर्टिकल स्प्लिट की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का मन था केवल कमिटेड सेंटर, मतलब जो सेंटर से कमिटेड होगा, जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना यस मैम बोलेगा, वही पार्टी में रहेगा। तो जैसे ही शरद पवार बड़े हुए, पार्टी बना दी। शरद पवार कांग्रेस में हुआ करते थे। जैसे ही ममता बड़ी हुई, बाहर होकर पार्टी बना दी। जैसे ही वायएसआर मरे और उनके पुत्र जब आंध्रा में बड़े होने लगे, पार्टी बना दी। जैसे ही पटनायक बाबू बड़े होने लगे, उन्होंने पार्टी बना दी। क्योंकि ये लोग कांग्रेस में, उनको स्पेस ही नहीं मिलती थी, इनकी बेइज्जती होती थी। ये लोग जो कांग्रेस के सो कॉल्ड द फैमिली, द फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस, उससे मिल तक नहीं पाते थे ये लोग। तो वर्टिकल स्प्लिट होते गए। अब ये बने तो उसी उसी डीएनए से बने। जब आप कांग्रेस से बने तो आपने कोई बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बना ली, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उन्होंने उसी तरह की पार्टियां बना ली। तो ममता फिर अब ममता वो नई सोनिया गांधी बन गई।
तो उन्होंने भी वही ममता और बनर्जी ने मिला के सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बेइज्जती करना, उनसे तू तड़ाक करके बात करना, वो बिल्कुल आम था टीएमसी में। मतलब वो विपक्ष के प्रति ही केवल कठोर नहीं थे, वो अपने लोगों को भी वैसे ही बदतमीजी से उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देते थे। तो अब वो जैसे ही सत्ता जाएगी, इनका ग्लू केवल सत्ता है, जैसे सत्ता गई वो ग्लू हट जाता है और पार्टियां बिखर जाती हैं। और इसी पॉइंट पे मेरे ख्याल से बीजेपी इन सबको परास्त कर देती है, क्योंकि वहां पे लोग आइडियोलॉजी से कमिटेड है, आइडियोलॉजी से बचे हुए हैं, है ना। तो तभी वो आपको एक लेफ्ट बीजेपी और लेफ्ट में भी आपको एक्सोडस नहीं दिखेगा कभी बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पे भी ठीक है, आप आइडियोलॉजी से एग्री करें ना करें, बट देयर इज आइडियोलॉजी देयर, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। तो आपको लेफ्ट और बीजेपी में एक्सोडस नहीं दिखेंगे, लीडर जाएंगे, एक आध लीडर जाएगा, है ना, बीजेपी में गए लीडर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। शंकर सिंह अकेला बाहर निकले गुजरात में, कुछ नहीं कर पाए। बड़े से बड़े लीडर, ये छोटे लीडर नहीं है। केशुभाई पटेल बाहर निकले, कुछ नहीं कर पाए। येदियुरप्पा बाहर निकले, बीजेपी को डेंट करा, वापस आ गए। कल्याण उमा सिंह बाहर भारती। निकले, उमा भारती बाहर निकली, कल्याण ये लोग डेंट नहीं कर पाए। पर आज बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो बीच हाँ, बीच में अभी डेवलपमेंट्स जो आ देखिए रही है अब वो तो भी हाँ, दिखाती है जी। थोड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स बीच में आती जा रही है। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकर था कि शत्रुघ्न सिन्हा एनडीए को सपोर्ट लेटर दे रहे। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया। यूसुफ पठान दे रहे, मतलब खामोश, ये तो खुद ही खामोश हो गए हाँ जी। देखिए इन लोगों ने मेरे ख्याल से बड़े गलत टाइम में भाजपा छोड़ी, ये हो गए, या फिर वो कौन थे वो सिंगर बाबुल सुप्रियो, मतलब भाजपा ने उनको पहली बार आए इस सिंगर को उनको मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने छोड़ दी भाजपा, पर वहां जाके मंत्री बने, वहां चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा, उनको लंबा पॉलिटिकल कर दिया भाजपा में, एक बार मंत्री नहीं बनाया तो छोड़ दिया। यूसुफ पठान का पता नहीं क्या किस तरफ लीनेज है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। हाँ लेकिन हाँ देखिए ये लोग क्या इनके दिमाग में है, ये क्या करियर बनाना चाहते हैं, ये पता लगेगा अभी। लेकिन हाँ ये मेरे ख्याल से अभी तो वो है कि जो टीएमसी का कौन सा ग्रुप क्या कह रहा है, और वो ग्रुप का जो भी लीडर है, जो भी क्वासी लीडर है इस समय, वो क्या कह रहा है, उस हिसाब से लोग गवर्न कर रहे हैं। थोड़े समय में पता लगेगा हमें कि उठ किस करवट बैठता है। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन देयर आइडियोलॉजी, देयर सपोर्ट टू से। लेकिन हाँ टीएमसी टूट चुकी है, ममता बनर्जी के हाथ में कोई पार्टी नहीं बची है, बनर्जी के हाथ में कोई पार्टी नहीं बचेगी, ये बात क्लियर है। वो कहाँ जाएगी, अलग पार्टी बनाएगी, टीएमसी का सिंबल नाम उन्हें मिल जाएगा, वो सब अभी हमें आने वाले समय में पता लग जाएगा। पर मेरे को जो समझ में आ रहा है सर, जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, मुझे ये दिख रहा है कि शाह इस वक्त 2/3 मेजोरिटी ले जाने के चक्कर में है लोकसभा में। देखिए 313 तो हो ही चुका है आज का वाला जो नंबर ऑफ ईयर्स को मिला के, तो अभी भी उनका मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ एक बिल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के इस कार्यकाल के लिए, और वो तभी हो सकते हैं जब 360 का उनके पास नंबर आ जाए। जी सर। 360 बड़ा नंबर है, मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है उसको लेना, और कोई इतना बड़ा डिफेक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाँ लेकिन हाँ देखिए जिस तरह के चाणक्य, जिस तरह के रणनीतिकार अमित शाह हैं, और वो चाहेंगे उनकी पार्टी मजबूत हो, देखिए वो कैसे अनफोल्ड होता है इन द कमिंग डेज। मुझे तो सर समाजवादी पार्टी अगले नंबर पे नजर आ रही है कहानी जो रही से क्योंकि उसके बाद समाजवादी कौन पार्टी अभी तो नहीं 27 के अभी तो नहीं। इलेक्शन के बाद बिखरेगी वो, 27 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि 27 के इलेक्शन के बाद वो तीसरा स्टेट इलेक्शन हारना किसी भी रीजनल पार्टी के लिए बड़ी बात होती है। मैंने क्योंकि कहा जिन पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं होती, जैसे समाजवादी पार्टी, वो उनका ग्लू केवल सत्ता होती है, और सत्ता लंबे समय तक नहीं रहे तो उनके लोग चले जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास और कोई देश बनाना, समाज बनाना, परिवार बनाना, व्यक्ति निर्माण, जो सब भाजपा की संघ की टर्मिनोलॉजी है, उनकी उनकी विचारधारा है, वो उनके पास नहीं है। समाजवाद भी कहने का समाजवाद है, मर्सिडीज की साइकिल में चलते हैं, 24,000 स्क्वायर फुट के बंगले में, महल में रहते हैं, तो समाजवाद वो कहने का समाजवाद है। बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, सुना इस समय भी लंदन में ही है। तो इस तरह के अखिलेश यादव को पता है उनके पास कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं जिसके थ्रू वो ग्लू कर पाए, उनके पास केवल सत्ता देने के लिए, काम पट्टा ठेका देने के लिए। जैसी वो चला जाता है, उतने लंबे समय वो जो पुरानी कमाई है उसको खा रहे हैं अभी तक ना, अब वो इतने लंबे समय तक मुझे नहीं चला पाएंगे। तो 27 के बाद हाँ ठीक करिए, समाजवादी पार्टी में भी विघटन होगा। आप म्यूट उधर ही लीजिए। जाता हुआ जी, उधर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तो सिर्फ 20 ही आए हैं, 21 ही आए हैं, मैंने दोपहर को भी एक शो किया था, बट टोटल नंबर जो टीएमसी के पास है इन पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों मिला के, दैट इज 42। तो अभी बड़ा तो नंबर। आधे लोग हैं उधर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी धीरे 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 वो खिसक खिसक कर इधर ही हाँ पहुंचने वाले हैं। हर किसी नए प्रोडक्ट, नई विचारधारा के लिए कुछ रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ लेगार्ड्स और फॉलोअर्स होते हैं।
तो जब पहला स्टेप ले लेंगे तो कुछ लोग धीरे-धीरे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा नहीं है अभी। जैसे मैंने कहा टीएमसी के पास कुछ बचा नहीं है, और इस बात से हाँ राहुल गांधी बहुत खुश है, क्योंकि राहुल गांधी इंडी गठबंधन का कोई प्लेयर वीक हो रहा है ये उनका थॉट नहीं है। मेरा इंडी गठबंधन में कॉम्पिटिटर वीक हो रहा है ये उनका थॉट है, जिससे अब मैं जो इंडी गठबंधन का मुझे राजा बनना है, उसके सामने केवल एक जो अड़चन थी वो ममता बनर्जी थी, दूसरी अड़चन उनकी अखिलेश यादव है। तो वो चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी जल्दी से हारे, जो उनको पता है ये हारेंगे 27 में, तो बिल्कुल बेताज बादशाह इंडी गठबंधन के बन जाएंगे। और यही मेरे ख्याल से राहुल गांधी का सपना है कि मैं इंडी गठबंधन का राजा बना रहा हूँ, बाकी तो वहीं के राजा वो बन नहीं पाएंगे। विपक्ष का राजा तो बना ही रहा हूँ कम से हाँ कम। बस विपक्ष का राजा, बट ये इस उनका एम भी है। इस प्रोसेस में वो सारी पार्टीज को खा जाएंगे सर, वो एक एक करके सारी पार्टीज को खा नहीं जाएंगे, सारी पार्टीज निपट रही हैं एक्चुअली, अगर लोकली देखा जाए। वो देखो वो क्या खा जाएंगे, वो एक एडिशन हो सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमारे बंगाल चुनाव के सेकंड फेज के सुबह 10-11 बजे राहुल गांधी एक वीडियो बनाते हैं अपनी कार में बैठ के, वीडियो बनाते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आने जा रही है और ये केवल ममता बनर्जी के करप्शन के कारण है। ऐसा वीडियो राहुल गांधी अपने ट्विटर पर डालते हैं, खुद का बनाया हुआ कार में कैजुअल वीडियो। फेज 2 की पोलिंग शुरू हुई है, सुबह 10 बजे वीडियो बनाते हैं। मतलब ये कोई इंडी गठबंधन का पार्टनर उनके हार की डिक्लेरेशन कर सकता है? भाजपा वाले ने नहीं करी थी इतनी बड़ी डिक्लेरेशन तो जितनी राहुल गांधी ने कर दी। और ऐसे इनके आपस में चलते रहते हैं। जब इन्होंने डीएमके से का सपोर्ट छोड़ के विजय की पार्टी के बाद चले गए, तो अखिलेश ने इन पे कटाक्ष किया कि किस तरह से ये लोग एहसान फरामोश हैं, कितने धोखेबाज हैं। वो तो इनके आपस में चलती रहती है। तभी ये कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है इंडिया अलायंस, ये केवल कन्वीनियंस का अलायंस है, ये केवल अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। क्योंकि ये लोग हर कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो भी कोई लंबा नहीं, हर वीक हर हफ्ते चैनलों पे हम जाते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं लोग, आपस में चैनल में लड़ पड़ते हैं लोग, जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है। ये 29 की तैयारी बड़ी मजेदार हो रही है। कोई आप थोड़ा सा बताएं ये किस तरीके का शतरंज की बाजी बिछाई हुई है इस वक्त शाह ने? देखिए 29 की जो इंडी गठबंधन की तैयारी है, पहले तो वो तो ऐसा है कि वो 29 डेज पहले भी पता लग जाए तो बड़ी बात है। आज से तो आप कुछ सोच ही नहीं सकती है ना, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए ना, आम आदमी पार्टी साथ में है कांग्रेस के, नहीं है आपको नहीं पता। पंजाब में साथ में है, दिल्ली में साथ में नहीं है, आपको नहीं पता। टीएमसी कांग्रेस अभी एक दूसरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा है। लेफ्ट ने और कांग्रेस ने अभी केरला में एक दूसरे के साथ में चुनाव लड़ा है। जो लेफ्ट है अब वो डीएमके अलायंस को छोड़ के, मतलब कांग्रेस अलायंस को छोड़ के, यूपी एनडीए अलायंस को छोड़ के विजय के साथ चली गई है। और विजय किस अलायंस में अभी किसी को नहीं पता। तो ये आप पता नहीं लगा सकते, ये तो इनके लिए तो कैलकुलेशन है कि भाई नंबर कहां से पूरे हो रहे हैं, अरे उसको पटाओ। इनके लिए कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है जो लंबे समय रहेगी, दशकों तक रहे ना, जैसे नीतीश कुमार और भाजपा का लंबे समय तक रहा, जैसे शिवसेना का लंबे समय तक रहा। उस तरह के इनके पास कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है। और वहां शाह इन्हीं को भी करने में लगे, उनको पता है कि इनकी नब्ज केवल सत्ता में, सत्ता इनसे जहां छिनेगी आपस में बिखर जाएंगे। तो वहां वही 29 की तैयारी है। वो 24 के बाद ये लोग बहुत खुश हो चुके थे कि अरे तीसरी बार हमने घेर लिया नरेंद्र मोदी को, अब तो ये बैसाखियों पे हैं, अलाना पे हैं, फला। इनके पास यही खुशी थी। मतलब अपनी सरकार तो नहीं बनी, हाँ नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी सी वीक हो गई। और थोड़ी सी कितनी वीक हुई? राजीव गांधी के बाद ये लोग मेजोरिटी की सरकार नहीं बना पाए कभी। आपको पता है कांग्रेस ने जितनी भी सरकारें बनाई, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, वो तो फिर भी 200 के ऊपर थी। जो मनमोहन सिंह की 2 सरकारें थी, दोनों में कांग्रेस की सीटें 200 से कम थी। तो अपनी सीटें इनकी 200 भी नहीं आ रही हैं, लेकिन भाजपा की 240 में भी खुश हैं ये लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गेम ही चेंज कर दी ना। नरेंद्र मोदी ने पोस्ट राजीव गांधी मेजोरिटी जो आनी खत्म हो गई थी, सारी सरकारें बिना मेजोरिटी के बनी। चाहे चंद्रशेखर बने, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे गुजराल बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी बने, चाहे मनमोहन सिंह बने, सारे के सारे जो 6-7 मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाए, ये सारे बिना मेजोरिटी के बने। केवल नरेंद्र मोदी 30 साल में पहले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के बाद। जो 1984 की सिंपैथी वेव में मिला था, वो भी सिंपैथी वेव में मिला था। वो कोई राजीव गांधी का अपना वोट नहीं था कि वो हवाई जहाज उड़ाते हुए पायलट आके उतरे, लोगों ने कहा अरे वाह राजीव गांधी कौन है। वो केवल सिंपैथी में वोट मिला था। उसके बाद पहली में अपनी दम पे अपना काम दिखा के, काम कहां दिखाया? गुजरात एक मॉडल उन्होंने डेवलप करा, जो इन्वेस्टमेंट मॉडल था, जो शिक्षा का मॉडल था, जो किसानी का मॉडल था, जो 24 घंटे बिजली का मॉडल था, जो अच्छे एयरपोर्ट, अच्छी सड़कें, अच्छे बस स्टॉप का मॉडल था। उस मॉडल को दिखा के, काम के नाम पे, काम बोलता है के नाम पे, पहली बार किसी ने अगर मेजोरिटी ली लोकसभा में 30 साल बाद भारत में, वो नरेंद्र मोदी ने ली। और उसके बाद दोबारा आप इतनी नारायण मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो नीलू व्यास करके कोई यूट्यूबर है, वो पहले कह रही थी कि 120 घंटे में भाग जाएंगे कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के समय, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा 48 घंटे में उन्होंने फिर एक नया वीडियो बनाया जब उन्होंने कहा कि कॉकरोच पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब ये कौन सा वाला बयान सही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर, आप कुछ समझाएंगे?
देखिए वो तो देखिए मतलब नीलू व्यास टाइप को आप पता नहीं सुन क्यों रही हैं, मतलब आप पे शक है, आप ऐसा अजीब कंटेंट क्यों सुन रही हैं। लेकिन हाँ ठीक कह रहे हैं, आपको पूर्व पक्ष देखते रहना चाहिए कि जनता क्या कह रही है, क्या सुन रही है। भाई दोनों बकवास। तरफ आज हाँ, नहीं वो जी। दोनों तरफ भी नहीं ना, वो तो तरफ भी ठीक से नहीं है ना, तरफ में भी कुछ और देखिए, मतलब वो तो तरफ भी नहीं है ठीक से। लेकिन आप यू आर राइट कि इन लोगों के गोल पोस्ट कब चेंज हो जाए पता नहीं, है ना। रवीश कुमार सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, पहले कुछ बोलते थे, अभी कुछ बोलते थे। और कॉकरोच पार्टी के में भी ये हुआ, उनको लग रहा था कि ये तो मतलब अगला उमर खालिद तो यही है, अगला शर्जील इमाम तो यही है, या अगला किसान आंदोलन तो यही है, अगला सीए तो यही है। तो इन्होंने तो सारे करके देख लिए ना। इन्होंने रेसलर्स को भी खड़ा करके देख लिया, इन्होंने किसानों को भी खड़ा करके देख लिया, इन्होंने मुसलमानों को सीए के नाम पे खड़ा करके देख लिया, इन्होंने जेएनयू टाइप के शर्जील इमाम और उमर खालिद खड़ के देख लिया। अभी कॉकरोच पार्टी को लेके आए हमको सब, और पूरी अलायंस भी पता है उसकी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस है सीधे सीधे सबकी, जितने भी लोग हैं उसमें 3-4 लोग वो पता लग जी रहे हैं अलग तरह से, क्योंकि इनको देखिए ये पता लग गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो इनको तो कुछ सिविल सोसाइटी यूज करके तो सिविल सोसाइटी राजद वो सिविल सोसाइटी भी इनके पास नहीं आ रही कि वहां 2 मिलियन लोग तो फेक लोग तो आप ला सकते हैं, फेक लोगों को सड़कों पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां सोशल मीडिया पे फेक मैं फॉलोअर ला सकता हूँ, कहीं कहीं मैं ले आया पैलेस्टीन का फॉलोअर, कहीं मैं अमेरिका का फॉलोअर ले आया। अब मैं सड़कों में कहाँ कहाँ पे लाऊं उनको, है ना। वो सारे गर्मी में थक गए, 3-3:30 बजे एसी में पैकअप और करके सिर्फ हवा करते हुए पूरे के कॉफी पीते पूरे हुए निकल गए। पूरे के पूरे भिंडी अलायंस ने पूरी कोशिश की थी इसको खड़ा करने के लिए, इस ये हाँ, बात तो आपको माननी पड़ेगी। पूरी ट्राई करी उन्होंने। पता है कि इसके पहले उनका मन था कि इंडी अलायंस की बैठक के पहले एक बड़ा सा हो जाएगा, तो इंडी 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 अलायंस के सारे घटकों में भी एक जोश आ जाएगा कि देखो अब तो हम कुछ कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी हिल गया, मोदी हिल गया, मोदी हिल गया, है ना। तो इनके पास टॉपिक, लेकिन इनके सारे टॉपिक भी तो फेल हो जाते हैं। ये लाते हैं राफेल चोर है, खुद माफी मांगनी पड़ती है। पेगासस में जांच करो, पेगासस ने मेरा फोन हैक कर लिया। वो मांगते हैं कि भाई आप दे दो अपना फोन चेक करने, नहीं फोन नहीं दूंगा अपना मैं, फोन में तो पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे मामले हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक कर सकते हैं, चुनाव आयोग ने बोला कि ईवीएम हैक कर लो आगे, नहीं तब कोई नहीं आया। अब इनका एसआईआर, अब उसी एसआईआर से राहुल गांधी भी जीते, उसी एसआईआर से उसी ईवीएम से राहुल गांधी जीते, उसी ईवीएम से डिंपल जीती, अखिलेश जीते, सब जीते, लेकिन ईवीएम खराब है। और फिर एसआईआर आया तो उसी वोटर लिस्ट आप जीते थे पहले। अब एसआईआर के बाद आप केरला भी जीत गए, तमिलनाडु भी दूसरी पार्टी जीत गई। तो अब जनता कैसे बिलीव करे ना इनकी बात को। और ये टॉपिक को पकड़ के भी नहीं रखते गायत्री जी, मतलब टॉपिक को पकड़ के रखो ना, राफेल को पकड़ के रखो, आप पेगासस को पकड़ के रखो, आप अदानी को पकड़ के रखो, टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। अदानी के साथ इनकी खुद की गवर्नमेंट टाइप कर लेती है, भूल जाते हैं, उसी उसी एसआईआर से खुद भी चुनाव लड़ लेते हैं, तब ठीक है, तब एसआईआर ठीक है। नहीं, एसआईआर को केरला में खराब नहीं करेंगे लोग, वहां खराब कर देंगे। मतलब ऐसा कोई बड़ा मंडे को एक चीज, ट्यूसडे को एक चीज, वेडनेसडे को एक चीज, तो मजाक बना दिया इन्होंने, अपने आप को ही मजाक बना दिया ना। मतलब हंसी का पात्र से ज्यादा कुछ नहीं रह गए लोग। बट सर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत डिटेल में फाइट होने वाली है, परत दर परत फाइट होने वाली है। आज एक न्यूज आई है कि करणी सेना उतर रही है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए। इस पे आपकी क्या कमेंट्री रहेगी? देखिए क्या होता है ना, जब जब ये फोर्सेस तब होती हैं, मुझे ये करनी सेना वाली रूट पता है, लेकिन इसकी इनसाइट्स नहीं पता है अभी। लेकिन हाँ, उनको लगता होगा अगर ये पता नहीं खड़ा कौन कर रहा है, कांग्रेस या देखिए इस बार जो अखिलेश यादव डेस्परेट है, तो वो हर चीज ट्राई करेंगे। मैंने कहा ना, उनका तीसरा बार है किसी लोकल पार्टी के लिए, रीजनल पार्टी के लिए खासकर, तीसरा इलेक्शन हारना। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने लंबा समय शासन किया है, तो लंबा उनका जमा पूंजी है, उसको वो खर्च करते रहेंगे, तो लंबे समय तक मरे मरे भी रहेंगे। अखिलेश यादव एक ही स्टेट था उनके पास, तो तीसरा इलेक्शन नहीं, तो वो हर ट्राई करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा, कास्ट, ये वो जो भी हो सकता है, जो भी समाज में दरार पड़ सकती है वो करेंगे, जो भी वोट में भाजपा की दरार पड़ सकती है वो लाएंगे, जो भी झूठ बोलना हो वो बोलेंगे। उनके लिए कोई समाज संगठित में रहे, प्रदेश संगठित रहे, देश संगठित रहे, ऐसा कोई उनके लिए मिनिमम डिनोमिनेटर नहीं है। वो जितना नीचे गिर सकते हैं गिरेंगे। तो ऐसी बहुत सारी देखने को मिलेंगी चीजें। आप कई, जैसा आपने कहा, कई लेयर्स में लोग लड़ने की कोशिश करेंगे चुनाव को। क्योंकि करनी सेना पहले भी काफी सुर्खियों में रही है अपने अलग अलग विवादित बयान के लेकर। वो अलग बात है कि मैंने कभी बहुत कंस्ट्रक्टिव उन लोगों की तरफ से काम होते हुए नहीं, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या पार्टी को सर उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि आपने किया क्या है, जिसको यू नो दैट एस्टैब्लिशेस योर दिस थिंग। मुझे तो वो नहीं दिखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे इनलाइटन करें या मुझे ईमेल डालें। बट इट लुक्स लाइक कि हिंदूज का वोट डिवाइड करने के लिए एक अटेम्प्ट किया जा रहा है। मैं राइट और रॉन्ग सर? देखिए क्या होता है, देखिए ये जो भी ग्रुप है करनी सेना पर, विदाउट जानकारी मैं भी कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी चीज नहीं होती है। चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, चलो जीतना तो सेकंड है, चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल चीज होती है।
एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 350 से 500 बूथ होते हैं। एक एक बूथ पे 1000 लोगों का वोट होता है ना। कम से कम 5 से 6 लाख लोगों पे एक सीट बनती है। उन आदमी को जाके बनाना, बताना, उनका वोट लेना, उनसे कहना कि वोट डालने आओ मेरे लिए, वर्सेस जहाँ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स बनी हुई है ना, जो सालों से बनी है, जिनका सालों का काम प्रूवन है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, भाई उनका कुछ तो वोट बना, उसमें एक दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं केवल सोशल मीडिया में, कॉकरोच जनता पार्टी टाइप ना, कि 2 करोड़ लोग वहां पे 250-400 लोग इकट्ठा करने में मुश्किल हो जाएगी। गर्मी में हवा करते हुए आए, कॉफी पी के, ठंडा पी के, हवा करते हुए चले गए। तो कोई भी ऐसे सेना कोई भी आती है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो एक कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बन जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में, मेरे ख्याल से वो डिबेट करना दैट्स भी। ट्रू, हाँ, डिबेटेबल है। सर एक लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूंगी, सीआईडी के आज इनकी हियरिंग थी, अभिषेक बैनर्जी की। जी अभिषेक बैनर्जी का आज सीआईडी के सामने उनको पेश होना था। ये जी कितने टाइम भागते रहेंगे, भागा भागा सा स्टाइल में? देखिए इन लोगों का आज एक अब तरीका उन्होंने है। फिर से हाँ टाइम मांगा ये है। हाँ देखिए ये लोगों का तरीका है। एक तो हो सकता है कि वो अपने आंसर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपने को इनसाइडर से पता करने की कोशिश कर रहे होंगे सीआईडी क्या क्या पूछ सकती है, सीआईडी के पास कितनी जानकारी है, क्या क्या उनके हाथ लग चुका है, तो मैं कितना तैयार होके जाऊं। क्योंकि देखो पाप इतने हैं ना 15 सालों के, कि वो जहां हाथ डालोगे वहीं घपला है, जहां हाथ डालोगे वहीं घपला है। ऊपर ऊपर तो चिटफंड वगैरह ही पता है, इतनी स्कीमें हैं, मतलब आपने एक से एक है ना। अब लालू प्रसाद यादव ने सोचो रेलवे में जमीन देने नौकरी देने के लिए जमीनें रखवा दी गरीब लोगों की। मतलब आप इनका सोच का स्तर देख सकते हो। ये लोग मिड डे मील, बच्चों का जो खाना आता है, जो कुपोषित बच्चों को खाना था, उसको भी मार जाते हैं। इनका कोई जमीन, अरे कोई सर, स्टैंडर्ड, सिर्फ डस्टबिन तक नहीं छोड़े हैं। आई एम क्वाइट दस पे ना, सरप्राइज। मतलब कोई लेवल नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़े ब्रिज में उन्होंने थोड़े पैसे खा लिए, ऐसा नहीं है। कुछ भी मार जाए, गरीब आदमी की ये जमीन खा जाएंगे, किसी का खाना खा जाएंगे, भैंस का चारा खा जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं लोग। इनका कोई ईमानदार नहीं है। तो इतने सारे इनके टीएमसी के लफड़े होंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, कि वो चेक कर रहे होंगे कि कौन कौन सा आंसर दूं, किसमें क्या झूठे कागज बनाऊं, और पता कर रहे होंगे कि उनके पास है क्या क्या। तो फिर एंड में बीच बीच में पकड़ लेगी पुलिस, तो विक्टिम कार्ड है इनके पास। तो देखो पकड़ लिया, देखो पकड़ लिया, देखो अत्याचार कर रहे हैं, देखो सरकारी अत्याचार, देखो हिटलरशाही। तो अब वो है, बाकी कोर्ट ऑफ लॉ में सीधे होंगे ये लोग। एक तरफ आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीवीके, जेएमएम, और भी एक आध पार्टीज हैं जो मतलब पार्टीज जो इनके साथ अब नहीं अलाइन कर रही हैं, आज के इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं आई हैं। बट मजेदार ये हो रहा है कि इस वक्त तीसरा नोटिस सर्व कर दिया गया है सर अभिषेक बैनर्जी को। और तीसरा नोटिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसके बाद उनको कन्फिस्केशन और वो सबके भी राइट्स मिल जाते हैं। नाउ द हाँ इंटरेस्टिंग पार्ट इज अभिषेक बैनर्जी ने पैरेलली मूव किया कैलकाटा हाई कोर्ट अपने उसके लिए कि भाई मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए, सीक मोर टाइम। अब ये क्या ही बोलूं मैं, कुछ वर्डिंग्स ऐसी हैं जो बोलना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो बड़ा धमकी दे रहे थे अमित शाह, 4 तारीख। अब और कितनी किसका धमकियां किसका ना ना, किसका बाप आता है दिल्ली से 4 तारीख को, ये था। मैं सब बहुत कैन यू इमेजिन रिस्पेक्टेड था। फिगर है। हाँ, हाँ बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है शाह जी, तो उनके लिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट इन लोगों ने भाषा की मर्यादा पूरी खत्म कर दी। एक्चुअली दे वेंट ऑन लिमिट क्रॉस करके किया, नहीं तो शायद थोड़ी सी रहमी बरती जाती, पर जो यही इन्होंने सत्ता अपना का यही सत्ता का नशा है। और ये आपको खासकर रीजनल पार्टीज में देखने को बहुत मिलता है, मैंने देखा है। ये आपको रीजनल पार्टी में, आपको अखिलेश यादव में, लालू प्रसाद यादव में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के जो सुर, मतलब आज भी उनके सुर ऐसे हैं जैसे वो सत्ता में है। मतलब वो कहते हैं कि मीडिया वालों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जिस दिन सत्ता आएगी तब देखते हैं। ऑफिसरों की लिस्ट बना रहा हूँ, जिस दिन सत्ता आएगी देखते हैं। मतलब धमकियां तो इनके लिए इतना आम है ना, धमकियां देना इतना आम है इन लोगों के लिए। अखिलेश यादव की तो वीडियो ही वीडियो है ना। मतलब वो किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कुछ डॉक्टर होंगे, ए डॉक्टर देखता हूं मैं तुम्हें, देखता हूं क्या बात, इस तरह से तो बात करते हैं ये लोग ना। इन लोगों के सर पे सत्ता चढ़ी हुई है ना। इनको लगता था कि सत्ता इनका जन से अधिकार है, और भाजपा ने, योगी ने, मोदी ने, अमित शाह ने छीन लिया है वो। अभी खिलौना मेरा है, अब मुझे वापस लेना है खिलौना। मैं ही पैदा हुआ था, मेरे लिए खिलौना आया था। अभी किसी ने एक चैनल पे, समीर जी ने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई ना, और बड़ी मार्मिक है वो बात, और मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली सोचनी चाहिए। नटवर सिंह की किताब में नटवर सिंह ने लिखा है कि वो एक बार इंदिरा गांधी से मिलने गए, तो राहुल गांधी उनकी गोदी में थे। राहुल गांधी 5 साल के थे, और नटवर सिंह ने मजाक में ऐसी प्रेज करने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री की गोदी में भविष्य का प्रधानमंत्री खेल रहा है। अब इस बात पे इंदिरा गांधी मुस्कुराई, मतलब अच्छे से पॉजिटिवली मुस्कुराई बस है। लेकिन आप एक बार राहुल गांधी के विचार से सोचिए कि राहुल गांधी की आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, ऐसा 5 साल से लेकर आज 54 साल तक सुनते आ रहे हैं।
तो उनको लगता है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। अरे मैं तो 50 साल से इमेजिनेशन में चल रहे हैं। आप खुद सोचिए, 5 साल के बच्चे को ये कहा जाता था, अब केवल नटवर सिंह ने नहीं कहा होगा, ऐसा 100 लोगों ने कहा होगा। जो भी आता था, अरे तो भविष्य का प्रधानमंत्री है, भविष्य। अब भी भविष्य साला आएगा कब? 54 साल का हो गया मैं। वो कह रहे हैं भविष्य में। मुझे नटवर सिंह बचपन में कहते थे, हर आदमी मुझे कह रहा है भविष्य का प्रधानमंत्री, भविष्य का प्रधानमंत्री। भविष्य होता ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने उस भविष्य को इतना लंबा कर दिया है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट आ गए हैं ना, बिल्कुल ना। जी, जी। तो और ये है आज हाल की ना। इंडिया अलायंस की मीटिंग सर बहुत मज़ेदार थी और जिस तरीके से पूरे पैंतरे बदल रहे हैं, ममता बनर्जी इज़ गोइंग टू गो डाउन हिस्ट्री बिग टाइम नाउ। नो पॉइंट ऑफ देखिए, नो रिटर्न पे आ चुकी हैं। या इंडी गठबंधन की तो सारी मीटिंगें मजेदार रही हैं। अगर आपको याद हो तो मतलब इनके नाम पहले यूपीए के टाइम में 2018 में पहली बार ये स्टेज में साथ में आए थे, सबके हाथ में हाथ, जिसमें केजरीवाल भी खड़े थे और लालू भी खड़े थे, और लालू की फैमिली से भी, मुलायम की फैमिली से, कांग्रेस की फैमिली में, और मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इन सब ने एक दूसरे को पानी पी के गाली दी। पानी पी के, हल्की फुल्की भी नहीं, पानी पी के। केजरीवाल तो सबको जेल में, लालू को जेल में भेजूंगा, मुलायम को जेल में भेजूंगा, सोनिया को जेल में भेजूंगा। वो कागज हिलाते थे, उनके हाथ में पता नहीं कौन से तो कागज रहते थे, ऐसे ऐसे, कोई तो 4 कागज ले आते थे, और किसी का कुछ नहीं करा उन्होंने, है ना, कोई कागज भी नहीं प्रेजेंट करा। और इन कॉम्बिनेशन में है। अब ये साथ में आए, वो कभी हल्का सा भी साथ नहीं लड़ पाए, एक चुनाव भी ढंग से नहीं लड़ पाए। एक दो पार्टियां साथ में आई, लेकिन हर चुनाव में उसके बाद से, चाहे वो 19 हो, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे 24 हो, ये लोग ढंग से कभी साथ में नहीं आ पाए। तो इसकी मीटिंग, लेकिन ठीक है, उनके लिए जरूरी है। उनके लिए कई बार क्या होता है, देखिए, आपको अपना बचा खुचा संभालने के लिए भी कुछ दिखाना पड़ता है। देखो मैं वहां पे कनेक्ट हूँ, देखिए मेरी वहां बात हो गई। इनको अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो आशा देनी पड़ेगी ना, नहीं तो इनकी जो बची कुची पार्टी है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जो भी सत्ता में नहीं है, मैंने जैसे बताया, इनके पास सत्ता ग्लू है, तो उन्हें सत्ता का हल्का सा मोह दिखाना पड़ता है। देखो सत्ता आने वाली है, देखो अभी आएगी आएगी, देखो 29 में आएगी, 27 में आएगी, अलाना में आएगी, फलाना। उसके लिए बैठकें इनके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। सर अगर देखा जाए तो इनके 30-40% पार्टनर्स तो सत्ता में है ही नहीं। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में नहीं है, ममता बनर्जी बंगाल में नहीं है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे वाली, वो बाय द वे उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। उन्होंने इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि वहां से उड़ के आए, फालतू में काहे को प्राइवेट जेट पे पैसा खर्च करे, तो वो भी नहीं, नहीं है। वो वैसे भी ऑफिस भी नहीं जाते थे ना, जो उद्धव ठाकरे जी, हाँ, अपने अच्छा। 2.5 साल एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, एक दिन भी वो सीएम नाइस। कार्यालय नहीं गए, तो उनको शायद मतलब उतना नहीं। वही अखिलेश जी जैसे हमारे हैं, वो अपना, वो भी ऑफिस नहीं जाते थे, लिविंग स्पेस से ही वो पूरा सीएम ऑफिस ऑपरेट करते थे, शाम को स्विमिंग पूल से, सुबह लिविंग स्पेस से। तो आरजेडी तो बिहार में नहीं है, ठीक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकल चुकी है, पंजाब में उसके जिस तरीके से भाव भाव भंगिमा दिख रही है, संजय सिंह लिटरली अखिलेश से बोल रहे मुझे एक सीट दे दे कहीं लड़ने के लिए, एक सीट, बस एक सीट। तो लगता है कि पंजाब में भी कुछ कहानी चल रही है, डीएमके तमिलनाडु में भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बचा क्या है इन लोगों के पास में। ये ये बिग बॉस टाइप है, बिग बॉस टाइप है, जो कहीं नहीं चल पाए, थोड़े दिनों बिग बॉस में आके अपनी ब्रांड बना लो। तो ये बट इंडी सर मुझे इंडी ऐसा नहीं लगता कि rather than wasting their time here, they can go back to their state and really try work harder to actually gain ground support. जैसे मैंने आपसे कहा, इंडी गठबंधन एक बिग बॉस की तरह है, जो कहीं पे फेल हो जाए, जिसका मार्केट ना हो, यहाँ पे आके हम थोड़ी ब्रांड बना ले। कभी भी ग्राउंड में जाके काम करना तो उनका मन ही नहीं था ना। राहुल गांधी 5 दिन 10 दिन के लिए सड़कों पे चल लेते हैं, तो मीडिया कहता है, ओ माय, राहुल गांधी सड़कों पे, राहुल गांधी भारत यात्रा पे, इंडियन यात्रा पे, कौन सी जोड़ो तोड़ो यात्रा पे। मैंने कहा भाई, ये तो बचपन में करना चाहिए था। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज करता है, 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। जब आप 50 साल के होंगे, तब तो आप सड़कों पे उतरे हैं भारत की, आपको भारत आज पता लग रहा है। तो इन लोगों के पास वो कभी वो मादा ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए वही आपकी फिलॉसफी क्या है, आपको करना क्या है। सत्ता इसलिए चाहिए जिससे पैसे कमाए अगला बार चुनाव लड़ने के लिए। सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तभी True इनका point. कोई आइडियोलॉजिकल अट्रैक्शन नहीं है इनसे। एंड गोल और इंटेंशन दोनों ही ठीक नहीं है, तो कहाँ से निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।